Good morning, class 9th student. Today, 28 August 2020, on Friday. Today I attend textbook कृतिका, title इस जल प्रलय में, written by फणीश्वर नाथ रेणु. प्रथम स्टोरी. देखिए, मैंने आपको समरी बताई थी इससे पहले की वीडियो क्लास में. आपने उस समरी को सुना होगा. उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि आप अपने घर पर इस स्टोरी को रीड करेंगे. असलियत में ये जो स्टोरी है, जो ये कहानी है, इस जल प्रलय में आपकी बुक में 11 पेजों में लिखी गई है. 11 पेज आप ना तो एक साथ पढ़ सकते हैं, ना आपका मन लगेगा. आपको और भी क्लास लेनी होती हैं और सब्जेक्टों का वर्क भी करना होता है. इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि इसे 3-3, 4-4 पेज में डिवाइड करके इस स्टोरी को फिनिश किया जाए. आपको ये सलाह है. तो आपकी पूरी समरी, इसमें क्या लिखा हुआ है, सारी बात समझ में आ जाएगी. इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट मीनिंग भी हैं. आपको आज की डेट में जो मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, मैं पेज वाइज वर्ड मीनिंग बताऊँगा इसके. आज पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 3 तक जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आए हैं, मैं उनका अर्थ बता रहा हूँ. आपको वीडियो क्लिप को ऑन करके उन शब्दों को सुनना है. उन शब्दों को अपनी बुक के जो लेसन नंबर 1 है उसमें वो शब्द अंडरलाइन करने हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में, जो कृतिका की आपने नई नोटबुक लगाई है, नहीं लगाई है तो आप लगाएंगे. सबसे पहले मैंने आपको समरी बता दी थी जो एक्सप्लेन की थी. उसके बाद में वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग में पेज नंबर 1 से पेज नंबर 3 तक के मैं वर्ड मीनिंग बताऊंगा. आपको अंडरलाइन करने हैं और उनके अर्थ लिखने हैं. बार बार आप वीडियो क्लिप को चलाइए और उन्हें नोट कीजिए. ये होमवर्क भी है. और आपको इसे कम से कम 3 पेज के हिसाब से 3 दिन में सेल्फ रीडिंग करना है. तब कहीं जा कर के इसकी स्टोरी समझ में आएगी. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं. आपको क्वेश्चन भी जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तभी समझ में आएंगे विधिवत, जब आप इसे घर पर रीडिंग कर लेंगे. नहीं करते हैं तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरा काम सजेस्ट करने का है, आपका काम है फॉलो करने का. देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है, इसके पेज नंबर 1 से कहानी शुरू होती है. इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि मेरा जो गांव है एक ऐसे इलाके में है जो पर्वतीय क्षेत्र है, जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण से कोसी, पनार और महानंदा और गंगा की बाढ़ जब आती है तो मेरे गांव के पर्वतीय क्षेत्र में लोग बाग पनाह लेते हैं बाढ़ से बचने के लिए. पनाह का मतलब है सुरक्षा, शरण, शेल्टर. इसके बाद सावन भादो के महीने में जो मेरे गांव की जो सपाट पर्वतीय की धरती है, पर्वतीय की धरती का मतलब है जहाँ पर कोई किसी प्रकार की फसल पैदा ना हो, जब उसके नज़दीक से ट्रेन गुजरती हैं, क्योंकि सावन भादो बरसात का महीना होता है, तो वहाँ पर हजारों पशुओं के झुंड, चाहे वो बकरियों का झुंड हो, चाहे वो बकरों का झुंड हो, चाहे वो गधों का झुंड हो, चाहे वो गाय भैंसों का झुंड हो, वो चरते हुए दिखाई दे जाएंगे. तो वो अपने अपने क्षेत्र को छोड़ करके वहाँ वो चरने आते हैं समूह के रूप में. जिससे आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
जहाँ जिस क्षेत्र के ये पशु चर रहे हैं, यहाँ पर आकर के हजारों झुंडों या समूहों के रूप में वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। लेखक बताता है कि पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण मुझे अपने आंखों से बाढ़ को देखने का कभी मौका नहीं मिला। मैंने बाढ़ के विषय में सुना है, गांव में बड़े बूढ़ों के द्वारा चर्चा सुनी गई है, बाढ़ की विभीषिका की कहानियां मैंने सुनी हैं, और मैं जो है एक रिलीफ वर्कर के रूप में मैंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कार्य किया है। हाई स्कूल में बाढ़ पर कवि ने एक लेख लिखा जिस पर उन्हें स्कूल स्तरीय प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लेखक ने जयगंगा सन 1947, डायन, कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि पर छोटे मोटे रिपोर्टाज कहते हैं जो रेडियो पर प्रसारित किए जा सकते हों, उनका वर्णन भी किया है। लेखक बताना चाहता है कि मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं का भी मैंने वर्णन किया है, परंतु आज जो 1967 में जो पटना में बाढ़ आई हुई है उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने उसका अपने आँखों से उसे देखा है और लोगों की हालत को जाना है, लोगों की चिंताओं को जाना है, लोगों की स्थिति पर गौर किया। आगे लेखक ने बताया है कि सन 1967 ईस्वी में पटना में पुनपुन नदी में जब लगातार 18 घंटे बारिश होती है तो पुनपुन नदी का जो पानी है वो पटना शहर में आकर के पटना शहर को धीरे धीरे, पटना शहर के मोहल्लों को धीरे धीरे अपने आंचल में समेटने लगता है और पश्चिम के इलाके में, पटना के पश्चिम इलाके में छाती भर पानी भर आया है। उस बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए लोगों ने अपने भविष्य में काम आने वाली जो कुछ आवश्यक सामग्री हैं, जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई और सिगरेट पीने का पानी और कामकोज की गोलियां आदि लोगों ने भी इकट्ठी की हैं। लेखक ने भी अपने आगामी समय को देखते हुए इन चीज़ों को कलेक्ट कर लिया है। सुबह सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक भी पानी, बाढ़ का पानी आ गया है, अर्थात राजभवन और मुख्यमंत्री निवास को भी बाढ़ की भयावह स्थिति ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो जो पटना महानगर पालिका की जो जनसंपर्क गाड़ियां थी उनसे अनाउंसमेंट किया जा रहा था, वो बांग्ला भाषा में लोग बाग बातचीत कर रहे थे। वो था, उन्होंने कहा, लोगों ने जानो गोलघर डूबेगे छे, जानो गोलघर डूबेगे छे। बांग्ला भाषा में जो बिहारी भाषा से मिलती जुलती है, उन्होंने ये शब्द कहे और ये शब्द लेखक के कानों में भी पड़े। लेखक की इस कानों में आवाज़ पड़ने से उत्सुकता बाढ़ की स्थिति को देखने की और अधिक बढ़ जाती है और वो रिक्शा करते हैं, अपने आवास से निकलते हैं और रिक्शा करके जो है बाढ़ की भयावह स्थिति का लुत्फ लेने के लिए वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिक्शा वाला कहता है लेखक से, अब ले पानी आ गया होगा, कि अब पानी आ गया होगा, काफ़ी हाउस में इस समय जाने की नीड नहीं है। लेखक ने कहा, चलो पानी आ गया होगा, देखते हैं कैसे घुसा है, जरा इसे अपने आँखों से देखना चाहते हैं। और लेखक रिक्शे में बैठ कर के चल देता है। उनके साथ उनकी एक साथी हैं जो एक विशेषज्ञ व्याख्यान देने वाले आचार्य मित्र हैं और उनके साथ बैठा हुआ लेखक अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ 3 वर्ड आए हुए हैं। स्वोक्ति का मतलब है स्वयं उक्ति, अपने विषय में कही गई बातें। अनवरत कहते हैं लगातार को, अनर्गल कहते हैं बेहुदी बातें। अनगढ़ बनी बनाई, गढ़ करके जो लेखक बोलता है
उन्हें कहते हैं अनगढ़। और लेखक जो है पहुंच जाता है मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर लोग बाग बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए, बाढ़ के दृश्यों को देखने के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग उधर से लौट करके भी इन्हीं माध्यमों के माध्यम से वापस आ रहे हैं। लोगों की आपस में देख करके एक दूसरे को चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं एक दूसरे की पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया होगा। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया आदि सब पानी में डूब गया है। लेखक बताता है कि जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे तो कॉफ़ी हाउस बंद हो चुका था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुए रंग का पानी कॉफ़ी हाउस को चारों तरफ से घेरे हुए था। और लेखक ने आचार्य जी से कहा, अपने मित्र से कहा कि आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखो। बाढ़ के गिरे हुए पानी को देख करके लेखक ने अपने आचार्य मित्र से कहा, जो उन्हीं के साथ रिक्शे में बैठे थे, गुरुजी देखो, वो देखो, बाढ़ का तरल दूत अपनी ही तरफ आ रहा है। आतंक के मारे दोनों हाथ बरबस एकजुट हो गए और रिक्शे वाले से लेखक ने मना किया कि भैया आगे मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिक्शे वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा सा बाढ़ का और लुत्फ लिया जाए। लेखक कहता है कि मैंने रिक्शे वाले से बार बार अनुनय की, विनय की, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि भैया लौट चल। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा, लेखक रिक्शा मुड़वा करके कहाँ, अप्सरा सिनेमा और गांधी मैदान की ओर चला। लेखक ने देखा कि पैलेस होटल, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है। काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ गांधी मैदान की जो रेलिंग है, जहाँ पर रामलीला का मंचन भी होता है गांधी मैदान में, और रावण आदि को भी जब मारा जाता है, इतनी भीड़ उस समय नहीं होती जितनी भीड़ गांधी मैदान के चारों तरफ जो रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग के चारों तरफ लोग बाग जमघट लगाए हुए उस बाढ़ के गिरे हुए पानी को अपने आंखों से देख रहे थे। लेखक की धीरे धीरे इन चीज़ों को देख करके लेखक का मन आनंदित भी होता है। लेखक के खेल कूद की सारी स्मृतियाँ उसे याद आ जाती हैं। धीरे धीरे जो गहरे रंग का पानी है, उस पानी को देख करके लेखक भयभीत भी होने लगता है और पूरे गांधी मैदान के पार्क को गहरे रंग का पानी अपने आगोश में ले लेता है, लबालब भर जाता है। ये यहाँ तक 3 पेज हैं। इनके जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने आपको बताए, उसके बाद भी देख लीजिए। वर्ड आया है पहले पेज पर समूह, ग्रुप सपाट, समतल, पन्हा शरण कहते हैं, शेल्टर, पड़ती वह जमीन जो ज्योति बोई न जाती हो, वेस्टलैंड, विभीषिका का मीनिंग है भयंकर, ए डियरफुल साइट, अंदाजा, अनुमान, स्वयं सेवक वर्ड आया है अपनी इच्छा से समाज सेवा करने वाला, इसे वॉलंटियर भी कहते हैं। इसके बाद आया है कार्यकर्ता, कर्मचारी, वर्कर, रिलीफ वर्कर, राहत कर्मचारी, रिलीफ वर्कर, हैसियत, तौर तरीका, सामाजिक मन मर्यादा, स्टेटस। प्रस्तुत का वर्ड मीनिंग है उपस्थित। पेज नंबर 2 का मीनिंग देखिए। अंकित का मतलब चिन्हित करना और अविराम दृष्टि का मतलब है बिना रुके, बिना आराम लिए हुए, बिना रुके अर्थात लगातार। इसके बाद है आपका प्रतीक्षा, इंतजार, सूचना, खबर। आप जानते हैं अबले वर्ड आया, ये आपके लिए अलग है। अबले का मतलब है अब तक, टिल नाउ। विशेषक आप जानते हैं विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, जिसे एक्सपर्ट भी कहते हैं। इसके बाद आया एक वर्ड आया अनवरत। अनवरत कहते हैं लगातार, कंटिन्यूटी। एक वर्ड आया आपका अनर्गल। अनर्गल का मीनिंग है बेतुकी बातें या मनमानी या यूजलेस। अनगढ़, टेढ़ा मेढ़ा। अनफॉर्म्ड, स्वगोक्ति। वर्ड आया है स्वगोक्ति,
अपने आप में कुछ बोलना, स्वयं में बोलना, अर्थात बुदबुदाना जिसे कहते हैं आप, जो समझ में नहीं आता है। पेज नंबर 3 के मीनिंग है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, इंक्वेस्ट, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। बरबस मीनिंग आया है जबरदस्ती। सभय, सभय का मीनिंग आया भय के साथ, सह माने साथ। विज्ञापन, सूचना पत्र। सृष्टि, रचना, आनंद, उत्सव, खुशी का माहौल जिसे आप सेलिब्रेशन कहते हैं। स्मृतियां, यादें, मेमोरीज। गैरिक, गैरवे रंग की। रूडल, आवरण, पर्दा। ये पेज नंबर 3 तक के मैंने मीनिंग बताए, पेज नंबर 3 तक की आपको समरी बताई। इससे पहले मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको फुल समरी बताई है। इन्हीं वर्ड मीनिंग को आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। जय हिंद, जय भारत।